स्वागत है आप सभी का इडू मंत्रा बिहार में। मैं हूं आपके अजहर सर और आज मैं लेके आया हूं अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड 10th का साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए कलम कापी निकालिए और चलो साथ में सॉल्व करते हैं। आप लोगों को भी क्या करना है, आंसर करना है। तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए या बी या सी कौन सा सही है। ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को शेयर करें, पढ़ने वाले बच्चों में शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी क्या करें, लाभ उठा सके। ठीक है, और लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करें आप लोग। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो चलिए। तो हाँ, पहला क्वेश्चन है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसा वाले अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या रबड़ कहलाते हैं, प्लास्टिक कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं या अपमर्जक कहलाते हैं? कौन सा आंसर सही होगा? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर या डी नंबर। तो मेरे हिसाब से क्या होगा, सही आंसर क्या होगा आपका? सी नंबर क्या है, सही आंसर है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यस्द पुष्प क्या है? यस्द पुष्प क्या है? यस्द पुष्प क्या होता है? जडेनो होता है, जडएनएस होता है, ZnCl2 होता है, ZnSO4 होता है, क्या होता है? तो आंसर करें आप लोग, कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कौन सा सही है, ए नंबर है या बी नंबर है या सी या डी है। तो हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए नंबर सही होगा, जडेनो, जिंक ऑक्साइड। यस्द पुष्प क्या है? जडेनो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है CaOCl2 का प्रचलित या साधारण नाम क्या है? देखिए क्वेश्चन कितना कॉम आसान क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड की दृष्टि से, परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा CaOCl2 का प्रचलित या साधारण नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है, क्लोरो ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्सी ऑक्साइड है, जिंक विरंजक चूर्ण है, कैल्शियम क्लोराइड है। क्या इसका आंसर सही होगा? तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, तो आंसर करें जल्दी से फटाफट। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका होगा इसका सही आंसर होगा हमारा विरंजक चूर्ण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विरंजक चूर्ण। CaOCl2 का प्रचलित या साधारण नाम क्या है? वो है विरंजक चूर्ण। और विरंजक चूर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा आयोडीन युक्त नमक है, NaCl प्लस KiO, दूसरा NaCl प्लस Ki। ठीक है, तो आयोडीन युक्त नमक, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आयोडीन युक्त नमक कौन सा होता है? तो आंसर करें आप लोग। इसका क्या ए नंबर सही आंसर है, बी नंबर है, या ए और बी दोनों है? ए और बी दोनों है, तो सही। इसका ए और बी दोनों आंसर सही होगा, यानी हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड प्लस KiO3 और सोडियम क्लोराइड प्लस Ki, ये दोनों ही क्या होता है? आयोडीन युक्त नमक होता है। ये दोनों ही क्या होता है? हमारा आयोडीन युक्त नमक होता है। इन दोनों को ही हम लोग क्या कहते हैं? आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। नॉर्मल नमक में अगर इनकी मात्रा, कुछ मात्रा मिला दिया जाए तो हमारा नमक क्या बन जाता है? आयोडीन युक्त नमक बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? निम्नलिखित में कार्बोनिल समूह का संकेत कौन सा है? ये हमारा ये है या ये है? कौन सा है? ए, बी, सी या डी? आंसर करें आप लोग। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर इसका आंसर होगा ये वाला, सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा?
सही आंसर होगा। सी नंबर हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक क्या एल्काइन है। एथीन, मेथेन, एसिटिलीन, क्लोरोफॉर्म, कौन सा यौगिक एल्काइन है। इसका आंसर सही कौन सा होगा, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर या डी नंबर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर एसिटिलीन हो जाएगा। निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिकों का कौन सा यौगिक एल्काइन है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन का समान सूत्र क्या है। CnH2n या CnH2n+2, CnH2n-2, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका आंसर सही होगा हमारा डी नंबर, CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार इसे रिपीट किया जा रहा है। इस वजह से इन क्वेश्चनों को मैं अपने इसमें सेट में शामिल किया हूं। अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलयन का पीएच मान होगा। यहाँ लिटमस कैसे किस कलर का है, लाल कलर का है। लाल लिटमस को नीला कर देता है तो विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 होगा, 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा। देखिए कोई लाल लिटमस अगर नीला कर रहा है तो वो क्या है, वो विलयन क्या है तुम्हारा, वो विलयन हमारा क्षारीय होता है। यानी क्षारीय विलयन वे सभी विलयन है जो 7 से अधिक होता है, जिसका मान पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो लिटमस पेपर जो बेसिकली होता है मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, एक होता लाल और दूसरा होता नीला। अगर लाल लिटमस क्या कर देता है, नीला कर देता है किसी विलयन में डुबाने पर। लाल लिटमस अगर किसी विलयन में डुबाए और उसका रंग क्या हो जाए, नीला हो जाए, तो समझ लीजिए उसका पीएच मान 7 से अधिक है, वो विलयन क्षारीय है। ठीक है। दूसरा होता है नीला लिटमस। दूसरा क्या होता है हमारा, नीला लिटमस। नीला लिटमस अगर किसी विलयन में डाला जाए, अगर किसी विलयन में डाला है नीला लिटमस को, हमने क्या किया, नीले रंग का ये लिटमस है और इसको क्या करें, हमने क्या किया, किसी विलयन में डाल दिया, तो विलयन में डालने पर इसका रंग क्या हो जाएगा, नीले का लाल हो जाएगा। अगर ये लाल हो जाता है तो हमारा समझ लीजिए विलयन क्या है, वो विलयन हमारा अम्लीय विलयन है, यानी एसिड वाले, एसिडस, तो अम्लीय विलयन होता है। ठीक है। तो ये दो चीज याद रखना, इससे बहुत बार कंफ्यूज भी कर जाते हैं बच्चे, कंफ्यूज करने वाले भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, इसी को उल्टा के भी पूछा जाता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है तो विलयन का पीएच मान क्या होगा। कोई भी लाल लिटमस अगर नीला हो जा रहा है तो समझ लीजिए वो क्या है, विलयन किस विलयन में डाला गया, वो क्षारीय विलयन में डाला गया। और क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। अब इसी तरह उल्टा है हमारे पास, यहाँ नीला, मैं ये नीला वाला दिखा रहा हूँ, नीला लिटमस पेपर है। नीले लिटमस पेपर को हमने क्या किया, किसी विलयन में डाला। अब जब नीले लिटमस पेपर को किसी विलयन में डालते हैं और उसका रंग लाल हो जाता है, उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, तो विलयन का क्या है, विलयन हमारा अम्लीय है। और अम्लीय विलयन उन विलयन को बोलेंगे जो जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, आई होप के ये हो गया होगा कॉन्सेप्ट क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 8 होता है, 12 होता है, 16 होता है, 18 होता है, क्या होता है। तो हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है, 16 होता है। अगला है, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसे चुना गया है जो एकदम बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो Hg है, Fe है, Al है, Zn है, तो क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, हाँ कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा Al यानी एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा इसका आंसर, एल्यूमिनियम हो जाएगा। बॉक्साइट निम्न से किस धातु का अयस्क कहता है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम से आता है, एल्यूमिनियम से हमें प्राप्त होता है। ठीक है। अगर धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है, यहाँ सोडियम से हमारा क्या है, कम पावरफुल कौन है, जिंक। जिंक से कम पावरफुल है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम पावरफुल है कॉपर। इसी तरह यहाँ दे रखा है, सोडियम से कम पावरफुल है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम पावरफुल है, कम क्रियाशील है हमारा कॉपर, और कॉपर से कम क्रियाशील है जिंक। या फिर क्या हमारा
मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है सोडियम, या सोडियम से अधिक क्रियाशील है जिंक, और जिंक से अधिक क्रियाशील है कॉपर। और चौथा नंबर में कह रहा है सोडियम है, सोडियम से कम क्रियाशील है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है जिंक, और जिंक से कम क्रियाशील है कॉपर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है कि भाई आपको क्रियाशीलता श्रेणी को थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं। तो देखें आंसर करें कोई, कौन सा आंसर सही होगा हमारा, किसका आंसर सही होता है, कमेंट करें आप लोग। राइट, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला डी, यानी सोडियम होता है कि सबसे अधिक क्रियाशील, उसके बाद इस ग्रुप में, उसके बाद है मैग्नीशियम, उसके बाद है जिंक, उसके बाद क्या है हमारा कॉपर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों आपस में जब संयोग करता है, संयोग करके क्या बनाता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों आपस में जब संयोग करता है तो बनाता है हमारा क्या, अम्लराज, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, आयनिक यौगिक, क्या बनाता है, इन चार में से क्या बनाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोकार्बन बनाता है। ठीक है, अगला है, ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, कंपिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट, यूरोक्रोम, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। मूत्र मतलब यूरिन, ठीक है, पेशाब जिसे बोलते हैं, पेशाब जो करते हैं उसका रंग पीला होता है हल्का सा, वो पीला रंग किस कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, या फिर ल्यूकोप्लास्ट के कारण होता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करें, लिखे कमेंट में। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यूरोक्रोम। आंसर नंबर बी हमारा क्या है, सही है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो वो होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का। हमारे वन में क्या होते हैं, बहुत सारे पोषी स्तर होते हैं, अलग अलग पोषण पे अलग अलग जीव क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। तो बाघ हमारा किस में आता है, प्रथम में आता है, द्वितीय में आता है, या तृतीय में आता है, तो बाघ हमारा आ जाता है तृतीय पोषी स्तर में, तीसरे पोषी स्तर में। ठीक है, बाघ हमारा हो गया तृतीय पोषी स्तर में। अब आगे है, पित्त रस का स्राव होता है छोटी आंत द्वारा, यकृत द्वारा, अग्न्याशय द्वारा, ग्रहणी द्वारा। पित्त रस का स्राव होता है किसके द्वारा होता है, छोटी आंत द्वारा आता है, यकृत द्वारा आता है, अग्न्याशय द्वारा आता है, या ग्रहणी द्वारा होता है। आंसर करें आप लोग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी यकृत द्वारा। किसके द्वारा होता है, यकृत द्वारा। पित्त रस जो होता है उसका स्राव किसके द्वारा होता है, यकृत द्वारा होता है। आगे कह रहा, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद जो होता है, अग्रपाद यानी आगे वाले हाथ वाले ये वाला बात, ठीक है, अग्रपाद जो होता है वो कैसा है, समजात अंग और समजात अंग, अवशेषी अंग, इनमें से कोई नहीं है। मनुष्य हो गया, बिल्ली हो गई तथा चमगादड़, इनका आगे वाला जो होता है पाद, पाद मतलब हो गया पांव, आगे वाला जो होता है वो आगे वाला पांव या पद क्या ले, अग्रपाद। अग्रपाद कैसा है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा समजात अंग है। क्या है, समजात यानी मिलता जुलता अंग, समजात अंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, जीनोटाइप, फिनोटाइप, विभिन्नता, अनुवांशिकता, क्या कहलाती है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, क्या कहलाती है। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए और कमेंट में आंसर कीजिए, ए नंबर होगा, बी नंबर होगा, या सी नंबर होगा, या डी नंबर होगा। राइट, इसका आंसर हो जाएगा जीनोटाइप। क्या हो जाएगा, जीनोटाइप। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है, जीनोटाइप। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। मैं ये सब पढ़ा रखा हूं आप लोगों को, तो बताना है आप लोगों को, आंसर करना है कौन सा आंसर सही होगा। राइट, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, अवतल दर्पण। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो अवतल दर्पण का मानी जाती है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होगा, साइन आई बटा साइन आर होगा, साइन आर बटा साइन आई होगा, साइन आई प्लस साइन आर होगा, साइन आई इंटू साइन आर होगा।
तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक मान क्या होता है? इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका पहला नंबर आंसर हमारा क्या होगा? सही होगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है। ठीक है। अगला है लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर पे पावर -1, मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? हमारा डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। आगे कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक कितना है? 1.42, 1.32, 2.24, 2.42। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक हमारा होता है क्या? 2.42, 2.42। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं आप लोग कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा आपका रिवीजन होगा, याद भी होगा, मुझे भी थोड़ा मजा आएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? क्यूटिकल से, गार्ड कोशिका से, वात रंध्रों से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? क्यूटिकल से, गार्ड कोशिका से, वात रंध्रों से, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा? ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर या डी नंबर? तो इसका आंसर होगा गार्ड कोशिका से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गार्ड कोशिका से। अगला क्वेश्चन है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? प्रिज्म जो होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। कितने सतहों से घिरा रहता है? 5 सतहों से घिरा रहता है। ये प्रिज्म जो होता है इस तरह होता है और इसके कितने सतह हो गए? 5 सतह हो गए। बेसिकली ये जो होता है दिखता तो अलग तरीके का लेकिन होता है इसका स्ट्रक्चर इसी तरह होता है। ये कितने सतहों से घिरे रहते हैं? 5 सतहों से। 1 2 3 4 5, 5 सतहों से घिरा रहता है। ठीक है। अगला है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? जब ग्लूकोज का विखंडन होता है पूरी तरह से ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनता है? ऑप्शन है सिर्फ CO2 बनता है, सिर्फ ऊर्जा प्राप्त होती है, सिर्फ H2O बनता है, इनमें से सभी। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। और इम्पोर्टेंट भी है, इजी भी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरी तरह से विखंडन होता है, पूर्ण विखंडन होता है, तो उस टाइम हमें क्या क्या प्राप्त होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, ऊर्जा मुक्त होता है अत्यधिक मात्रा में, और फिर प्लस में क्या होता है? H2O। इनमें से सभी प्राप्त होता है, सारी चीज मुक्त होते हैं। ठीक है। ओह यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। चलिए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? यह है परागमय, अपरागमय, अर्धपरागमय, इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन होगा परागमय, ये मिस्टेक हो गया एडिटिंग में। ठीक है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अर्धपरागमय। कैसी झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली? अर्धपरागमय झिल्ली होती है। कह रहा है ATP का विस्तारित रूप क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? विस्तारित रूप क्या होते हैं? एडिनिन थायमिन फास्फेट, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनिन थायमिन डाइफॉस्फेट, इनमें से कौन सा आंसर आपका सही है? तो कमेंट कीजिए आप लोग। तो क्या कह रहा है? तो ATP का विस्तारित रूप या फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी हमारा सी नंबर आंसर क्या है? सही है। सी नंबर हमारा आंसर क्या है? सही है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे कह रहा है रक्त का लाल रंग निम्न में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? नहीं, रक्त में जो लाल रंग होता है किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? हेपारिन, हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन। इसका आंसर क्या होगा? रक्त का लाल रंग निम्न में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा होगा? हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग निम्न में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हाँ, अगला क्वेश्चन कर रहा है दांत का कठोरतम भाग है। दांत का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? डेंटाइन, इनामेल, मज्जा गुहा, केनाइन। आंसर करें आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही है? A, B, C या D? राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी नंबर सही है, इनामेल। दांत का कठोरतम भाग जो होता है वो होता है इनामेल। आगे का क्वेश्चन कह रहा है
थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरोक्सिन जो होता है वो हार्मोन के संश्लेषण के लिए किस चीज का किसका होना आवश्यक है? किस पदार्थ का होना आवश्यक है? क्लोरीन का, आयोडीन का, मैग्नीज का, आयरन का? कौन सा आंसर हमारा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर सही है, आयोडीन का। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? आयोडीन का होना आवश्यक है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? आयोडीन का होना आवश्यक है। अब घटक का उदाहरण है गाय, कवक, बाघ, घास। अब घटक जो खत्म कर देता है, चीजों को खत्म कर देता है पूरी तरह से। कोई जीव मर गया तो मरे हुए जीव को वो क्या करता है? चट कर जाता है, पूरी तरह से साफ कर देता है। तो वो कौन से जीव है? गाय है, कवक है, बाघ है, घास है। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? आंसर कीजिए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, यानी कवक। अब घटक का उदाहरण कौन है? कवक है। अब घटक का उदाहरण कौन सा है? कवक है। कह रहा है एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? वन का पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें पोषण के कितने स्तर है? भोजन जो प्राप्त करने के लेयर में जो बांटा गया है वो कितने लेयर में बांटा गया है? तो वन में एक होता है, दो होता है, तीन होता है या चार होता है? इसका आंसर क्या होगा? ये तो सभी को पता होगा, इसका आंसर क्या होता है? चार होता है। वन में कितने पोषी स्तर होता है? चार पोषी स्तर होते हैं। ठीक है, किसी दिन में इसे डिटेल में भी बताऊंगा, हालांकि मैं समझा चुका हूं पहले। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय से एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि भाई कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है या अनवीकरणीय स्रोत है। तो नवीकरणीय स्रोत उन स्रोतों को बोला जाता है जिससे हम दोबारा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अनवीकरणीय का मतलब होता है एक बार जब खत्म हो जाएगा तो खत्म हो, फिर दोबारा उससे हम ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। तो कारा निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, यानी दोबारा हम उसे नहीं प्राप्त कर सकते, दोबारा हम उसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अनवीकरणीय स्रोत है सूर्य है, पवन है, पेट्रोलियम है, बहता पानी है। कौन सा है? यानी दोबारा हम उसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो सूर्य से तो प्राप्त कर सकते हैं, पवन से भी प्राप्त कर सकते हैं, बहता पानी से भी कर सकते हैं, पेट्रोलियम से नहीं कर सकते। पेट्रोलियम एक बार खत्म तो कहानी खत्म इसका। ठीक है, एक बार पेट्रोलियम जब खत्म हो जाएगा तो फिर खत्म हो गया, फिर दोबारा उसे हम बना नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर होगा पेट्रोलियम। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम, यानी सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है नाभिकीय संलयन, सूर्य, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। यानी जीवाश्म ईंधन जो ऊर्जा जिससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसका वास्तविक स्रोत कौन सा है? तो देखिए नाभिकीय संलयन में तो नहीं होता है भाई। ठीक है, दूसरा है सूर्य, सूर्य से भी नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरा है चंद्रमा, चंद्रमा से भी नहीं प्राप्त होता है। तो चौथा क्या? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। जीवाश्म ईंधन किसे बोलेंगे? जो जीवाश्म के जीवों के अंश से प्राप्त होता है, जैसे कोयला हो गया, वो क्या होता है? जीवाश्म ईंधन होता है। ठीक है, तो कोयला इसके आंसर होना चाहिए, या पेट्रोलियम भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ कोयला पेट्रोलियम नहीं दे रखा है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं डैनियल सेल कहते हैं, लेक्लैंड सेल कहते हैं, सौर सेल कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौर सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO होता है, CO2 होता है, H2O होता है, H2O2 होता है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका क्या आंसर होगा? आप लोग आंसर करें। राइट, इसका आंसर हो जाएगा CO2। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हमारा CO2 होता है, यानी बी नंबर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है फल पकाने वाला हार्मोन है, एथिलीन है, ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है या साइटोकाइनिन है? इसका आंसर क्या होगा? फल पकाने वाला हार्मोन है, फल पकाने वाला कौन सा हार्मोन है? एथिलीन है, ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है या साइटोकाइनिन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फल पकाने वाले हार्मोन में हमारा आ जाता है तो एथिलीन हो जाएगा। फल पकाने वाले हार्मोन कौन सा होता है हमारा?
एथिलीन होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोबर छत्ता है, एक मृत जीवी है, एक परजीवी है, एक सौपोषी, एक शैवाल है। गोबर छत्ता क्या है? गोबर छत्ता क्या है? आंसर करें आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा एक मृत जीवी है। एक क्या है? मृत जीवी है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? सौपोषी, संभोजी, मृत जीवी। कवक तो मरे हुए जीवों को खत्म करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृत जीवी। अब घटक के रूप में कार्य करता है, ये पूरे समाप्त कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? मानव का जो हृदय हमारा, मानव हृदय जो है वो कितने भागों में बटे होते हैं? तो मानव हृदय मुख्य रूप से चार भागों में बटे रहते हैं। मुख्य रूप से नहीं कह सकते, चार भागों में कैसा है, चार भागों में बटे रहते हैं। इसका इसका आंसर हो जाएगा चार भागों में बटे रहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव, एजुकेटिव लगा और पसंद है आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। और किसी तरह का कोई इशू है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो उसे भी कमेंट में लिखें आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।